अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। जहां जहां पर भी हैं खुश रहिए, आबाद रहिए, नाश्ता तगड़ा कीजिए एनर्जी के साथ, जिस तरह की मेरी और सलमा की एनर्जी है, हमारी टीम की एनर्जी है। yes. अक्सर वैसे लोग पूछते हैं सुबह सुबह इतने एनर्जेटिक कैसे होते हैं। मैं ये कहता हूं कि जी हमारे टीम मेंबर्स हैं ना, वो सुबह सुबह हमें एनर्जेटिक डोज दे देते हैं और इसीलिए हम फिर इस तरह का yes, और आप दूसरों को एडवाइस करें, नाश्ता करें, चाहे आपने खुद ना किया हो, वैसे ही हमारी एनर्जी सुबह सुबह बड़ी अच्छी होती है। देखें ये मत कहें कौन, ये मत देखें कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है, ये मत देखें कौन कह रहा है जिसने नाश्ता नहीं किया, ये देखें क्या कह रहा है। मेरी बातें आप उसको सीरियस लें। मतलब आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने नाश्ता नहीं किया? मुझे पता आपने नहीं ऐसी किया। वैसे ये बात थोड़ी सी ठीक है, लेकिन मैंने चाय पी, क्योंकि चाय के बगैर आपका दिन शुरू हो ही नहीं सकता। और वो लोग जो कहते हैं कि हम चाय नहीं पीते, मुझे लगता है कि वो कैसे जीते हो। अच्छा, मैं इसमें कहेंगी कि वो झूठ बोलते हैं। नहीं, वैसे झूठ भी बोलते हैं, नहीं, चाय छुप के पीते हो, क्या पता चाय ना पीता है उसने खैर क्या झूठ बोलना। कुछ लोगों की वाकई चाय के बगैर जो है वो जिंदगी बिल्कुल बेरौनक सी होती है। लेकिन हम इस पर किसी दिन बात भी करेंगे सलमा, कि जो खाली पेट हम चाय पी रहे हैं, यानी कैफीन इनटेक नुकसानदेह तो है, लेकिन अब कौन समझे इस बात को, कौन अपनी बरसों की आदतें छोड़े। और वैसे जब आपको चाय की लत लग जाती है तो फिर काम करना मुश्किल, और मॉर्निंग शो करना हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए गाना याद आ रहा है इस पे मुझे, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। ठीक है, चलें बढ़ते हैं आगे, बात मौसम की करते हैं। मौसम आज सुबह भी इस्लामाबाद का सुहाना है, बड़ा प्यारा मौसम। बल्कि कल शाम की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मागला की पहाड़ियों की तरफ निगाह पड़ी, दोस्तों के साथ तो दिल चाह रहा था बस मरी ही निकल जाएंगे। इतने प्यारे बादल, इतना प्यारा मौसम, मतलब हसीन मौसम। वैसे भी इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियाँ यूँ भी हसीन प्यारी लगती हैं, लेकिन जब मौसम ऐसा हो जाए, बादल बिल्कुल पहाड़ों के पास आ जाएं, तो फिर ज़्यादा खूबसूरती का एहसास होता है। दिल करता है या तो इन पहाड़ों की तरफ चलें या तो उन पहाड़ों की तरफ चलें, लेकिन कहीं चलें ज़रूर। तो इस तरह से फिर अगर आप चले जाएं तो मज़ा आता है, लेकिन ना जाए तब भी मज़ा आता है। और ये आपने बताया कि वैसे व्यूअर्स का दिल करा ही दिया है कि अपने वीकेंड के लिए प्लान कर लेंगे पहाड़ों वाली। मैं आई वाज अबाउट टू से दिस कि ये फिर वीकेंड आए तो फिर ये प्लान हो सकता है ना। वीकडेज में अगर हम जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने नाइट स्टे करना है, तो ये आप वापस नहीं आ पाएंगे। और मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत सख्त हैं, बहुत डांटते हैं अगर आप लेट आए, तो इसलिए हम बिल्कुल लेट नहीं आते। अब बहुत ज्यादा टाइम पे आते हैं। और वैसे ये जिन बादलों की आप बात करें ना, ये दूर से बड़े क्यूट लगते हैं, प्यारे प्यारे से, दिल करता है छोटे से लगते हैं, दिल करता है आप इनमें उड़ने के लिए निकल जाएं। लेकिन जब ये फिर दिल खोल के बरसते हैं ना, तो फिर बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, जो कि हम अक्सर सिटीज में देख भी रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। हमारे बहुत से बहन भाई मुश्किलात का शिकार है, तो वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। स्पेशली अगर बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें। अच्छा, ये जो सूरत हाल पैदा होती है हमारी अपनी गलतियों को से पैदा होती है, जिसका हम बार बार तस्करा इसलिए करते हैं कि ये हर साल होता है। हमारे अवेयरनेस के लिए हम जितनी भी बातें कर लें, जितना भी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें, अल्टीमेटली होता क्या है कि घर के कूड़े का शॉपर बांधा घर से बाहर, और फिर जब वो कूड़ा किसी सामने वाले नाले में कहीं पे जमा हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे पानी रुकना शुरू हो जाता है, पानी का ड्रेनेज बंद हो जाता है। और जब नाले भरे होते हैं ऑलरेडी, उसमें इतना कूड़ा करकट भरा हुआ होता है कि ऊपर से पानी को फिर जगह नहीं मिलती, फिर हमें स्पिलवेज खोलना पड़ जाते हैं। और समटाइम्स जब नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं तो आसपास जितनी भी आबादियां होती, क्योंकि इस्लामाबाद में ये काफी जगहों पे, इस्लामाबाद पिंडी में मसला है कि नालों के करीब काफी आबादी होती है। अच्छा, ये तो ओवरऑल ज़ाहिर है पूरे मुल्क में भी देखते हैं कि नदी, नाले, दरिया, इनके किनारे लोगों के आबाद होने के जो ज़ाहिर हम रुझानात देखते आए हैं। और तभी जब भी बारिश का ऐसा कोई सिस्टम आ रहा होता है, कोई ताकतवर सिस्टम आ रहा होता है, उससे पहले नालों की सफाई के अलावा कहा भी जाता है कि इन इलाकों से लोगों को जरा सा इवैक्यूएट कर लें, थोड़ा सा उन इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। और वैसे ये काम भी हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि भाई हमने पूरा साल कचरा फेंका, अब बारिशें होने वाली है, सफाई करें। ऐसे ही है। तो ये आपने बड़ा अच्छा कहा सलमा कि आपकी जो इंडिविजुअल जिम्मेदारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप क्या कर रहे हैं, इस पर मैं जरूर बात भी करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए। सिर्फ सवाल करना, सिर्फ बैश करना, सिर्फ ये कहना कि हुकूमत इंतजामिया का ही काम है, बिल्कुल काम है, वो करेंगे। एट द सेम टाइम हमें अपने रवैयों को बदलने की भी जरूरत है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हालात है पाकिस्तान के, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है आइंदा आने वाले सालों में इसी तरह से फ्लैश फ्लडिंग्स ये एक्सपेक्ट की जाती हैं, और उसके लिए हमें बहुत सी कोशिश करनी होगी और हर लेवल पर करनी होगी। जो बात मैंने मानसून की तो एक नया ताकतवर सिस्टम जो है इस वक्त मौजूद है, और ये अब जनाब मुल्क के बालाई इलाकों में बरसेगा। मुख्तलिफ इलाकों में आज से मानसून का जो नया ताकतवर सिलसिला है ये बरसने की बात की जा रही है। और 24 घंटे की बात करें इन लास्ट 24 आवर्स, तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सिंध की अगर हम बात कर लें तो ज़िला दादू में 88 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब आज के बाद यानी पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट ये जो नया सिस्टम है, ये अब कितना ताकतवर सिस्टम है, मैं फिर कहूँगा ये मोमेंट बाय
अमूमन डिफाइन हो रहा होता है, कितनी बारिश कहाँ पर होगी, यू नेवर नो। लेकिन हम सबको एहतियात के साथ साथ दुआ भी करनी है कि जो बारिश हो बस रहमत की बारिश हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सब के लिए इस बारिश को मुबारक साबित करे और जो लोग मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए ताकि वो लोग भी मुश्किलात से निकल सके, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे पानी जमा होता है उस पानी को निकलने में, उसके बाद जो वहाँ पे वबाई अमराज फूट पड़ते हैं उनको डील करने में ये सब चीजें, डेंगू भी है, इसके अलावा हैजे की बीमारी, पेट की बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं क्योंकि उस इलाके में फिर पानी जो होता है वो पीने के काबिल नहीं रह जाता। तो इन चीजों से बचाव के लिए तो हमें एहतियात करनी ही है। लेकिन और इसमें सलमा एक बात और भी है कि चूंकि बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे बोरिंग का पानी है, लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि जो हालात ऐसे हैं तो ग्राउंड वाटर इज गेटिंग कंटामिनेटेड। तो प्लीज़ अगर आप पानी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं अगर आप फिल्टर प्लांट से ला रहे हैं, आप अगर बॉटल वाटर आता है दैट्स फाइन, बट अगर आप बोरिंग का पानी ले रहे हैं या टैप वाटर, आप कहीं पर अगर ऐसा पानी है जो आप पीते हैं, प्लीज़ उबाल कर पीजिए। इस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, बट ओवरऑल सभी मुतासर हो रहे हैं, तो पानी उबाल कर पीजिए ताकि वाटर बॉर्न डिजीज़ से हम बच सकें। लेकिन जब बात हम डिजीज़ की कर रहे हैं तो एक और मसला वो है कोविड, और कोविड जो है जब हम उसकी बात करते हैं तो अगेन एट राइज है। कल हमने कहा जी कि 3 से थोड़ा सा कम हुआ है, और अभी जब हम देख रहे हैं कोविड स्टैट्स तो एक बार फिर से कोविड एट राइज है। कल 16,704 टेस्ट किए गए हैं, और जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 2.76 थी कल, और आज जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 3.7 बना रही है, 1% जो है इसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, और हम कितना भी कहते रहे हमारी बात किसने माननी होती है कि जनाब केसेस बढ़ रहे हैं तो आपने एहतियात करनी है बहुत ज्यादा। और हम वैक्सीनेशन पे बार बार जोर देते हैं, बूस्टर डोज पे बार बार जोर देते हैं, तो अमेरिका और पाकिस्तान इस सिलसिले में कोलैबोरेट कर रहे हैं, और हमारे वो बच्चे जो बच्चों के लिए पहले वैक्सीन अलाउ नहीं थी, फिर कुछ एज के लिए हुई, अभी 5 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन के सिलसिले में गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई थी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब की USAID के जो डायरेक्टर है उनके साथ। तो ये डिसाइड हुआ था कि अमेरिका पाकिस्तान को कोविड की कुछ वैक्सीन देगा। अच्छा, ये मेरे लिए नई बात है। सुना 5 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी? यस, 5 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन होगी। वैसे ये बात मैं आज दूसरी दफा बता रही हूँ, पिछली दफा जब उनकी मुलाकात हुई थी तब भी बताया। आप मेरी बातों पे गौर ही नहीं करते, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाई मेरी बातों की। मैं आप पे गौर कर रहा हूं। आपने मेरी बातों को सीरियस लेना है। और जनाब ये जो वैक्सीनेशन होगी इसके लिए बहुत ज्यादा डोज जो है वो मिलने वाली है। मैं इसलिए पूछ रहा था सलमा कि मेरे लिए वाकई नई बात है क्या स्टार्ट हो गया 5 साल से? बिल्कुल, 5 साल से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए ये कोलैबोरेशन है अमेरिका और पाकिस्तान की। इस वक्त अगर मैं अपने 5 साल के बच्चे को लेकर जाऊंगा तो वैक्सीन लगेगी? यस, बिल्कुल लगेगी, लेकिन पहले आने तो दे, अभी तो पहुंचे। That is the reason I was asking सलमा कि क्या वैक्सीन लगना शुरू हो गया? अगर नहीं है तो फिर नहीं लगेगी। अभी पाकिस्तान आएगी तो लगेगी ना। फिर क्या सीरियस लो आपकी बातों का, मेरा सवाल सीरियस नहीं ले रही। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जनाब, हमें मिलेंगी 10.6 मिलियन वैक्सीन डोजेस, जो कि ये अभी पहली खेप होगी, इसके बाद एक और खेप भी आएगी, और उसके बाद जो वैक्सीन की तादाद है जो अमेरिका से हम लेंगे वो 70.7 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और ये जो डोज होगी ये जाहिर है हमारी जो वैक्सीनेटेड आबादी है उसकी शरह को बढ़ाने में हमारे लिए बड़ी मुआविन साबित होगी। तो ये अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी वैक्सीनेटेड होंगे, और हमें इन चीज़ों को सीरियस लेना है, ना कि हम सिर्फ ये सोचें कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई जैसे आप सोच रहे थे। नहीं, उसमें सलमा ज़ाहिर है क्योंकि देखिए इनिशियली कोविड आया तो ये तासुर भी था, और इन एक्चुअल कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि बच्चे मुतासिर नहीं हो रहे थे, बट बच्चे कैरियर थे, और उसकी वजह से हम देखते थे बड़े मुतासिर क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंटीन है, तो जो कांटेक्ट बढ़ रहा था तो कोविड तो बढ़ा था। लेकिन अब जो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया कितने रोजेज आएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बाकायदा जिस तरह पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर्स में बच्चों को वैक्सीन ये लगाई जाएगी। और उसके बाद जब अभी छुट्टियाँ वैसे भी खत्म होने वाली हैं, कहीं पर 1 अगस्त से, कहीं पर 15 अगस्त से स्कूल का आगाज़ होने वाला है, तो बच्चे अगर हम वैक्सीनेटेड हमारे होंगे तो वैसे भी चीज़ें खासी बेहतर हो जाएंगी, कोविड का फैलाव स्लो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और इसके अलावा जो हम जिन चीज़ों पे बात करने वाले हैं, कोविड के अलावा जो बीमारियां होती हैं उन पर भी बात करेंगे हम, क्योंकि वो बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अवेयरनेस बहुत से इलाकों में नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग पीने का जो पानी होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो है वो हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैलता है। फिर इसकी इतनी सारी इकसाम होती हैं कि लोग उसको समझ नहीं पाते, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि हेपेटाइटिस के फैलने की वजह क्या है, इसकी अलामात क्या हो सकती है। वही हमारी पुरानी आदतें कि हम पैनाडोल खाते हैं और उसके बाद जनाब हम कहते हैं कि हमारी सारी बीमारियां दूर भाग गई, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। चलें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत भी हमारे पास हैं और कुछ और खबरें भी हैं। हम ब्रेक से पहले रिपोर्ट ना दिखा दें अपने व्यूअर्स की, जब मैं हेपेटाइटिस की बात करी तो कितना रिपोर्ट दिखाएं। लेट्स सी दिस।
हेपेटाइटिस के हवाले से मुआशरे में शऊर और इसके बायस बनने वाली वजूहात का तदारुक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश या वर्म को कहते हैं, जो आम तौर पर वायरल इन्फेक्शन से होता है, मगर इसके कई दूसरे असबाब भी हो सकते हैं। शराबनोशी, गैर महफूज इंतकाल खून, मुतासरा शरीर से इंजेक्शन लगवाना, गैर महफूज औजार से कान छिदवाना, अताई डॉक्टर, दंदान साज और गैर महफूज तल्लुकात भी हेपेटाइटिस की बुनियादी वजूहात हैं। हेपेटाइटिस की कई इकसाम है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इन तमाम इकसाम के असबाब और वायरस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हेपेटाइटिस ए और ई की नवैयत शदीद होती है, मगर दौरानिया मुख्तसर होता है। इनकी बड़ी वजह आलूदा पानी और खुराक है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ज्यादा खतरनाक और तवीलुल मुद्दत होते हैं। ये हामला खवातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ साबित हो सकते हैं। हेपेटाइटिस की पेचीदगियां जिगर के कैंसर का सबब भी बनती हैं। पाकिस्तान में कमोबेश 80 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। मुल्क में सालाना औसतन 5 लाख अफराद हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, जबकि सालाना 5 लाख अमवात की वजह भी हेपेटाइटिस है। इस मुहलिक मर्ज से मुतासरा अफराद की तशखीस चंद एक इलामात से की जा सकती है, जिनमें जिस्मानी थकन, मतली की कैफियत, गहरे रंग का पेशाब, भूख का ना लगना, पेट में दर्द, वजन में मुसलसल कमी, जिल्द और आंखों का पीलापन वगैरह आम है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस मुखलिक मर्ज से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल करना और अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। बर वक्त तशखीस और इलाज से भी हेपेटाइटिस से होने वाली अमवात की शरह को कम किया जा सकता है। जी, तो हेपेटाइटिस से मुतालिक ये रिपोर्ट थी जो आपने मुलाहिजा की। हेपेटाइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी अलामात क्या होती है, इसकी तशखीस कितनी ज़रूरी होती है, ये सब बातें। अच्छा, ये जो दिन मनाया जाता है, इसका मकसद कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, इसका मकसद बेसिकली यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इसके बारे से सेमिनार्स होते हैं, हर फोरम पे बात होती है। तो जब हर फोरम पे बात होती है तो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ क्यों बात नहीं करेगा। तो सुबह पाकिस्तान के सेट पर आज मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान, जो कि आज उनसे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तकरीबन पूरी दुनिया में, इसकी बेसिक रीजन क्या होती है। डॉक्टर शहबाज इकबाल साहब हैं, डेप्यूटी चीफ पैथोलॉजिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमें ये फोरम मुहैया किया, खासकर इस टॉपिक पे जो कि बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। आजकल कोविड की वजह से पीछे चला गया एक्चुअली। अच्छा, और मेरे लिए ना वैसे ये बड़ी अच्छी यूनिक नई बात थी कि आप एट ए टाइम पैथोलॉजिस्ट भी हैं, हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं, यानी हम दोनों चीज़ों के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। हम इससे मुतालिक तो बात करेंगे कि हेपेटाइटिस की कितनी किस्में होती हैं, इसकी तशखीस किस तरह से होती है, कैसे इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ब्लड डिजीज़ की भी बात कर लेंगे आपसे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं कि इसकी इब्तदाई अलामात कैसे होती हैं, किस तरह से सामने आती हैं, और हमारे वो इलाके जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं होता लोगों को मैसर, या लोग उबला हुआ या जिसको हम कहते हैं फिल्टर्ड वाटर यूज़ नहीं करते, वहाँ पर इसके केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं। और हेपेटाइटिस की किस टाइप का शिकार है लोगों को ये भी नहीं पता होता, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस एक्चुअली होता क्या है। हाँ। क्योंकि हम लोग 60% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है दैट कम्स फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग है, वो मोस्टली, और उर्दू स्कूल्स में पढ़ते रहे हैं, तो दे नेवर नो कि जो हेपेटाइटिस का एक्चुअली मानिंग क्या है। जैसे मोस्टली जो वर्ड यूज़ हो रहा होता है इसके लिए जिगर की सोजिश यूज़ हो रहा होता है। हाँ। तो जिगर की सोजिश से वो जानते हैं जिगर की सोजिश क्या चीज़ होती है, लेकिन हेपेटाइटिस का उनको सही मालूम नहीं होता। तो जिगर हमारी बॉडी का एक बहुत अहम जो है वो ऑर्गन है, जिसकी सोजिश अगर हो जाए तो उसको हेपेटाइटिस अंग्रेज़ी में कहा जाता है। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं हेपेटाइटिस की, लेकिन जो मेजर रीजंस जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं और जिसकी बेसिस पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, वो वायरल हेपेटाइटिस है। तो ये हेपेटाइटिस की ABC क्या होती है, इसकी क्या साइज है, ये भी थोड़ा सा हमारे जैसे आम लोगों को बता दें सादा अल्फाज। जी, वायरल हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। अच्छा, इनमें से जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E है, ये बेसिकली कंटेम जो आपका पानी है या फूड है उससे फैलता है, और जो B, C और D हैं ये मोस्टली ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, ये खून के थ्रू फैलती हैं या बॉडी के जो बाकी जो फ्लूइड्स हैं उनके थ्रू फैल रही होती हैं। यानी एक तो हो गया सर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी अगर हम उबाल के पानी का इस्तेमाल नहीं करें, बाहर से खा रहे हैं, अनहाइजेनिक फूड है तो फैलेंगी टाइप्स, और फिर एक हो गया जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होंगी। तो पहले हम अनहाइजेनिक फूड की बात करते हैं और जो हमारी इल प्रैक्टिसेस हैं उसकी बात करते हैं। सिर्फ बाहर का खाना एक यही मेजर रीज़न होता है सर, चूँकि ज़ाहिर है मक्खियाँ बैठ रही हैं, अब हम देखते हैं कि उस पर गर्द भी है, धूल भी है, और उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। देखिए, सिर्फ बाहर का खाना सिर्फ हेपेटाइटिस कॉज नहीं करेगा। हेपेटाइटिस A और E
वो सिर्फ बैठ का खाना कॉज नहीं करता, बल्कि Okay. आपकी जो हाइजीन हैबिट्स हैं, यानी कि आप रफ़ा हाजत करके आते हैं, आप हाथ नहीं धोते साबुन से, Okay. खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरीके से हाथ नहीं धोते हैं, तो ये बेसिकली ये भी एक वजह है, जो बेसिक वजह जो ये फैलने अच्छा, तो की है, बेसिक वो ये वजह तो वही बात होगी ना, आपकी जो आपकी आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर आपने हाथ नहीं धोए साबुन से, यूं तो कोविड ने हमें सिखाया तो है बार बार हाथ धोना, लेकिन Exactly. फिर भी अगर हाथ नहीं कोई बार बार धो रहा, मतलब कोविड ने अभी आके सिखाया है, हम खुद नहीं सीखे इतने साल। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोविड ने वाकई सिखाया है Yes. सर, हमारी प्रैक्टिसेस तो बहुत खराब थी हाँ. सर। लेकिन मैं फिर आऊंगा कि ज्यादा मेजर रीजन, आई मीन द बिग रीजन इज दिस कि आप हाथ नहीं धो रहे, या कि फिर वो खाना? देखिए, खाना एक रीज़न है, बाहर का reason खाना, इसके अलावा पानी जो है, पानी बहुत बड़ी रीज़न है। ठीक है। जैसे मैंने बताया, कंटेमिनेटेड वाटर, जैसे मैं स्वेज सिस्टम ऐसा ख़राब हुआ हुआ है ओके, कि जो पीने का क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो चुका एग्जैक्टली है। ग्राउंड वाटर हमारा कंटेमिनेटेड हो चुका हुआ है, तो वो पानी पीने से भी ये फैल जाता है। सिर्फ पानी उबाल के पीने से कितनी मदद मिल जाती है? पानी उबाल के पीने से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। ओके। क्योंकि ऑलमोस्ट चांसेस बहुत मादूम हो जाते हैं अगर उबाल के पानी पिया एंड जाए तो। एडिंग क्लोरीन? जी, एडी क्लोरीन देखें, क्लोरीन फिर आप क्लोरीन डाल देंगे तो सही। उसकी एक खास मखसूस अमाउंट डाली जाएगी, बिल्कुल। वो ड्रिंकेबल है। अगर ज़्यादा अमाउंट डाल देंगे वो ड्रिंकेबल नहीं है फिर इसके लिए। ओके। तो बेसिकली बॉइलिंग वाटर को बॉयल कर लें अच्छे तरीके से, दैट इज़ एनफ। तो काफ़ी हद तक वो मादूम कर देगा। अपने हाथ आप साफ़ कर लें, अच्छे तरीके से धो लें। अब टेस्ट अवेलेबल हैं पानी की, जो है ना, आप देख लें कि उसकी कंटेमिनेशन उसमें सीवेज की है या नहीं, उसके टेस्ट अवेलेबल हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, वहाँ जाके आप टेस्ट करा लें, तो उससे पता चल जाता है कि पानी आपका ड्रिंकेबल भी है कि नहीं है, कंज्यूमेबल है कि नहीं है, पानी पीने के काबिल है कि नहीं है। Okay. सेकेंडली, जो बेसिक वजह जो है वो, जैसे हमारा मज़हब कहता है कि आप कम अज़ कम जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है, तो अगर हम अपनी सफाई का भी ख्याल रख लें, अपने हाथ का अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बताया कि रफ़ा हाजत के बाद हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धो लिए जाएं, और खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से हाथ साबुन से धो लिए जाएं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसी बीमारियां आप तक पहुंच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, घरों में आम तौर पे ये होता है, जिस तरह सफाई की हम बात कर रहे हैं, खाना पीना हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, पानी साफ इस्तेमाल करना चाहिए, तो पीने के पानी के लिए जो नलके में पानी आ रहा होता है, अमूमन फैमिलीज़ की प्रैक्टिस क्या होती है कि वो एक फ़िल्टर लगा देते हैं, वो अपने जो भी टैप जिसमें पानी आ रहा है reverse फ़िल्टर osmosis। अटैच्ड होता है, तो उसके साथ कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि आपको फिल्टर्ड वाटर मिलेगा, 100% मिनरल वाटर की तरह ये होगा, साफ सुथरा पानी होगा। क्या इतनी कैपेसिटी होती है उस फिल्टर की कि वो देखिए, इतने जो अच्छे से फिल्टर्स उसको होते हैं filter मोस्टली करें? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, लेकिन इनके जो वायरसेस हैं? वायरसेस हैं वो पास इससे कर जाते हैं। अच्छा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस से बैक्टीरिया सिर्फ आप रोक रहे हैं? जी हाँ, Yes. क्योंकि वायरस का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो बहुत सारे फिल्टर जो मेजर बड़े फिल्टर्स हम जो यूज़ हो रही हैं, जो कंपनी बना रही हैं, वो वायरसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, वो रोक सही। लेती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, लेकिन वायरसेस को नहीं रोक पा रही होती हैं। इसका मतलब है उस पानी को भी उबाल के पीना चाहिए? बेस्ट है उबाल के पानी पिया जाए, सही। और बेहतर है कि जहाँ से आप पानी लेकर आ रहे हैं, ठीक उस है। जगह का, उस रिजर्वायर का आप एक टेस्ट करा लें लैब्स में ताकि जाके, तसल्ली आपकी ताकि हो आपको जाए कि पता पानी चले कि कैसा उसकी है। कंटेमिनेशन विद अदर जो सीवेज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हाँ। साथ तो नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो हम बात करें बिलखुसूस उन टाइप्स की जो कि फैल रहे हैं पानी से या खाने से, या हमारे अगर हम हाथ नहीं धो रहे, बेसिक इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो सबसे पहले अपीयर होते हैं, जिसके बाद हमें फ़ौरन से टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इसमें माइल्ड फीवर हो सकता है, अच्छा। साथ में रेस्टलेसनेस या मलेज जिसको कहते हैं, बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। थोड़ा सा आपका जो बदन है, जो आपकी स्किन है, स्किन पीली होना, येलो होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी Okay. जो आंखें हैं वो सही। येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये हेपेटाइटिस की सारी टाइप्स में होता है कि आपकी आंखें और स्किन जी हाँ, ये ऑलमोस्ट प्रेवलेंट है, रिगार्डलेस ऑफ कौन सी टाइप की आपकी हेपेटाइटिस हुई है, सही। ऑलमोस्ट जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे ही हैं। अच्छा, यानी बुखार है, जो- रेस्टलेसनेस है और पिलाहट है। बुखार है, सही। पिलाहट है, रेस्टलेसनेस है, डायरिया हो सकता है वक्ती तौर पे, अच्छा। और इसके अलावा आपके पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकती है। अच्छा, ये वाली अलामात जब होती हैं, अगर हमारा रंग भूख पीला की होता है, कमी हम हो सबसे जाती है। पहले एचपी टेस्ट कराने चले जाते हैं। जब हमें बुखार होता है या डायरिया होता है तो हमें सबसे पहले लगता है कि जी कोई इन्फेक्शन होगा, हम फ्लैजल खानी शुरू कर देते हैं। नॉर्मली हम इन टेस्ट की तरफ जाते नहीं है। हेपेटाइटिस की स्टेज बड़ी बाद में आती है, जब हमें को बहुत ही ज़्यादा मसला होने लगता है, फिर हम डॉक्टर का रुख करते हैं। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब कि जो ब्लड के थ्रू जो फैलती हैं, जो इसकी टाइप्स हेपेटाइटिस की, क्या वो जेनेटिक होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, या वो उसका ताल्लुक भी आपके खाने पीने से या आपकी रोज़मर्रा प्रैक्टिस से होता है? ब्लड के थ्रू जो हेपेटाइटिस फैलते हैं वो हेपेटाइटिस बी, सी और डी हैं। ठीक। ये तीन हैं जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं, या और जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के उनके थ्रू फैल रहे होते हैं।
अब जेनेटिक हेपेटाइटिस जो होता है वो और बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली फैलती हैं, जैसे विल्सन डिजीज़ है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिकली ट्रैवल करती है आपकी, लेकिन ये इस तरीके से नहीं फैलता, ये बी सी और डी नहीं करेगा, ये हेपेटाइटिस करेगा, लेकिन जो वायरल हेपेटाइटिस है वो इस तरीके से नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी मदर को हेपेटाइटिस था और वो वैक्सीनेटेड नहीं थी, हेपेटाइटिस बी खासकर जो मदर से जो है वो बच्चे तक मुंतकिल हो जाता है, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, तो वो बच्चे तक मुंतकिल इस तरीके से हो सकता है कि अगर मदर जो है वो हेपेटाइटिस को था, हेपेटाइटिस बी खासकर। वायरल तो है, यानी मदर से बच्चे को जा रहा है, ब्लड कॉन्टेक्ट से जा रहा है, लेकिन बेसिक कॉज क्या थी, हुआ क्यों था? देखें, हुआ इस वजह से जैसे कि हेपेटाइटिस जो खून के थ्रू फैला है, वो रेजर्स हम यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट लोगों के रेजर यूज़ करते हैं, पियर्सिंग करा रहे होते हैं, कान छदवा रहे होते हैं, और उसके अलावा डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, अगर डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं, हजाम के पास जा रहे होते हैं जो कि वो एक ही ब्लेड को बार बार यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा इंजेक्शन जो हम लगवा रहे होते हैं जो कि अताई डॉक्टरों के पास जाके, क्वैक्स के पास जाके इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। समझना चाहूँ डॉक्टर साहब, ये तो समझ आइए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल कैसे हो रहा है? ठीक है, ब्लड कांटेक्ट है, आपने कहा ब्लेड्स का इस्तेमाल, आपने डेंटिस्ट की बात की, उस शख्स को कैसे हुआ है? वो तो ज़रा किसी शख्स से नहीं हुआ। देखिए, ये ट्रैवल तो अब हेपेटाइटिस की अब बहुत पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, यानी अब अगर हो रहा है तो सिर्फ अब ये यही वजूहत हैं जिनकी वजह से फैल रहा है। अब ये बी, सी और डी 3 टाइप्स हैं जो कि इस तरीके से फैल रही हैं, मोस्टली ब्लड बॉर्न डिजीजेज ही हैं ये सारी की सारी, तो ये इसी तरीके से फैलती हैं, या तो मदर से बच्चे तक जाएगी, या फिर जो मैं जैसे बताया कि आप कान छिदवाने से, हजाम के पास जाने से, डेंटिस्ट के पास जाने से, अताई डॉक्टरों के पास जाने से जो इंजेक्शन लगाते हैं, बार बार नीडल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे की नीडल्स यूज़ कर रहे होते हैं, उससे भी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिसकंसेप्शन अगर आज आप क्लियर कर दें कि ये समझा जाता है कि अगर आप एक LFT करवा लेते हैं आपका हेपेटाइटिस डायग्नोज हो जाएगा, क्या ये एक टेस्ट काफ़ी होता है या इसके कुछ और भी टेस्ट होते हैं, या आप ओवरऑल एक पैटर्न को देखते हैं कि इस बंदे को प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फिर LFT कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जज करते हैं कि ये हेपेटाइटिस है, उसकी कोई टाइप है या नहीं है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। खाली LFTs जो हैं, अकेले LFTs वो हेपेटाइटिस को डायग्नोज नहीं करते, और पेशेंट की हिस्ट्री मैटर कर रही होती है, उसके सिम्टम्स मैटर कर रहे होते हैं, और उसके अलावा LFTs के बाद नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस कौन सी टाइप का है उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट बैटरी ऑफ टेस्ट होती है वो जो कि बताएगी कि हेपेटाइटिस की टाइप कौन सी है। अब लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो फंक्शन बता देंगे कि डिटेरियोरेटेड हैं लीवर के, जो कि किसी और वजूहत की वजह से भी हो सकते हैं। वो लीवर फंक्शन टेस्ट सिर्फ हेपेटाइटिस में डी रेंज नहीं होते हैं, सही, और भी वजूहत हैं जिसमें वो डी रेंज हो सकते हैं। ठीक, वैक्सीनेशन का कितना अहम रोल रहा है? और हमने देखा सर कि पाकिस्तान, अगर मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूँ, ये वाहिद मुल्क था जिसमें 2 साल पहले बिलखुसूस सिंध में बच्चों की वैक्सीनेशन हुई थी हेपेटाइटिस को लेकर। इससे पहले कभी फ्री वैक्सीनेशन हमने नहीं देखी, एक मास वैक्सीनेशन नहीं देखी। वैक्सीनेशन ने कितना अच्छा रोल प्ले किया और कितना अच्छा रोल प्ले करती है वैक्सीनेशन? देखिए, वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, और वैक्सीनेशन अगर करवा ली जाए, टाइमली वैक्सीनेशन करवा ली जाए, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जो इन्फेक्शन आप तक मुंतकिल हो सके। टाइमली से क्या मुराद है? बिकॉज देखिए, कोविड में हमने ये देखा कि अच्छा वैक्सीन हुई, फिर एक और डोज लगी, फिर 6 महीने बाद दूसरा डोज लगा। हेपेटाइटिस का क्या है? क्या बचपन में लग जाती है? क्या एक वक्त लगा ली तो एनफ फॉर द होल लाइफ? क्या मामला होता है? जो वैक्सीनेशन है वो बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन फ़ौरन में लगा देते हैं। सी की अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ए की अवेलेबल है लेकिन बहुत थोड़े पैमाने पे है, क्योंकि ए और ई जो होते हैं ये एक्यूट होते हैं, थोड़े अरसे के लिए होते हैं, तो उनमें इतनी वैक्सीनेशन की हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। बी इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ये क्रॉनिक हो जाता है। बी की वैक्सीनेशन तो हो रही है, बी की वैक्सीनेशन हो रही है, बचपन से हो रही है, पैदा होते साथ हो रही है। हेपेटाइटिस क्यों हो रहा है? जी हाँ, देखिए हर जगह पे नहीं हो रही है। अच्छा, हर जगह पे नहीं हो रही है, और कई दफ़ा हम खुद जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी इसकी दो डोजेज लगती हैं, उसके बाद उसका बूस्टर लगाया जाता है। अच्छा, यानी रूटीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट है ये? जी हाँ, ये इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन हर जगह पे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे आज भी घरों में पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ उनको वैक्सीनेशन तो नहीं लगेगी, वो हॉस्पिटल में जाते ही नहीं हैं, वहाँ पर डिलीवरीज होती नहीं है, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगती। लेकिन वैक्सीनेशन अलोन आपको बहुत हद तक बचा लेती है, लेकिन दैट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो आपको, लेकिन उसमें भी वो है 2 डोजेस और फिर एक बूस्टर शॉट, 2 डोजेज लगती और 6 महीने के वक्फे से। ये जो डोज 1 है वो एट बर्थ लगती है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद 1 to 4 मंथ्स के दरमियान में सेकंड डोज लगती है, और 4 to 6 मंथ्स के दरमियान में थर्ड डोज लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हेपेटाइटिस है इसके बारे में ये कहा जाता है और ये समझा भी जाता है, और मोस्टली मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि इंसान मौत के मुंह में पहुंच जाता है। अब क्या उसकी वजह देर से तशखीस है, या उसकी वजह इस बीमारी का लीथल होना है, या उसकी वजह
वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है, या इसमें कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं जिनकी अभी तक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली? जैसे बहुत सी बीमारियों में होता है कि हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे होते हैं लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मेडिसिन नहीं होती है, उसका बेसिक कॉज क्या होता है? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक्चुअली जो हेपेटाइटिस है इसमें 1 out of 10 पीपल अभी तक वो जानते होते हैं कि उनको हेपेटाइटिस हुआ है। अगर 9 out of 10 लोगों को हुआ तो सिर्फ एक जान रहा होता है उसमें से कि उसको हेपेटाइटिस है। बिकॉज नंबर 1 बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनमें ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं आ रहे होते इसके, और कुछ में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। और एक फ्रेज़ है इंग्लिश की कि द आई कांट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। जब आप जानते ही नहीं होते, आपको अवेयरनेस ही नहीं होती, तो आपके सामने चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन आप उसको ईजी ले रहे होते हैं, आप उसको जो है वो नहीं समझ रहे होते कि ये वाकई में कोई बीमारी हो सकती है। एक ये भी वजह है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी वजह है, और फिर हम तशखीस तक पहुँचते पहुँचते हम आखिर स्टेज पे पहुँच चुके होते हैं, और उसकी हमारे जो डॉक्टर्स तक हमारी रसाई है वही नहीं हो पाती है। और आखिर स्टेज से मुराद ये है कि फिर वो ज़रा क्योरेबल नहीं रहता। जी हाँ, वो फिर क्योरेबल नहीं रहता, इतना डैमेज हो चुका होता है, वो क्रोनिसिटी उसकी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो लीवर को डैमेज कर चुका होता है, सिरोसिस जिसको हम कहते हैं, लीवर सुकड़ जाता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, या फिर वो उसका कैंसर भी खुदा न खास्ता बन सकता है जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हम कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस अगर ट्रीट नहीं हुआ तो, अगर ट्रीट नहीं होता तो वो उस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक जा सकता है। ओके, अनट्रीटेड हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि आप कैंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, आप कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, आप सर बताएं कि ज़ाहिर है हमें अपनी हिफाजत के लिए अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, यूँ तो ज़ाहिर है हम सबको जनरली तो आइडिया होता है कि जो वैक्सीनेशन हुई थी, बट सेफ साइड अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, बिलखुसूस अगर हम उन लोगों की बात करें जो जिनके प्रैक्टिस ऐसे जब बाहर से खाना भी पड़ता है, उनको इस इलाके में रहते हैं जहाँ पानी भी साफ़ नहीं है, क्या वो दोबारा से वैक्सीनेशन करवाएं? ये सेफ होता है, करवानी चाहिए, रिकमेंडेड है? जी जी बिल्कुल रिकमेंडेड है। ये नहीं कि सिर्फ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, आपने ये नहीं कि अब जैसे बच्चा पैदा उस वक्त तो लग गया, उसको वैक्सीनेशन भी लगी, उसकी बूस्टर भी 6 मंथ्स के बाद आपने लगा दिया, डोजेज 2 देने के बाद, लेकिन उसके बाद ये इसके जो इसकी एफिकेसी है वो टाइम के साथ कम होती जाती है। जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं उसको फाइट करने के लिए, इस वायरस को, वो टाइम के साथ कम होती रहती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है इसके टेस्ट अगेन मैं कहूँगा अवेलेबल हैं जो कि बताते हैं कि इस वक्त आपकी इम्यूनिटी का कितना स्केल है, ओके, और अब आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ये टेस्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद हमें दोबारा वैक्सीनेशन करानी चाहिए, उसके बाद बूस्टर लगाना चाहिए उसका। अगर आपके लेवल्स कम हो चुके हैं एंटीबॉडीज़ के, उसका बूस्टर दोबारा लगवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 मज़ीद चीज़ें आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम पूछ लें इससे पहले कि हमें दोबारा मौका ना मिले। एक तो ये कि जो फैटी लिवर होता है अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ दें, क्या वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है? और मेरे दूसरे सवाल का ताल्लुक हेमाटोलॉजी से है कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको बाय बर्थ आयरन डिफिशेंसी होती है, या आयरन डिफिशेंसी एनीमिया होता है, जो कि जिस तरह बाकी बीमारियों में होता है कि बहुत लंबे अरसे तक पता नहीं होता जब तक सिम्टम्स ना हो। पे बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी शिकायत रहती है कि जी बच्चा स्कूल में एक्टिव नहीं है, उसे समझ नहीं आती, वो एब्सेंट माइंडेड है, लेकिन जो रूट कॉज होता है उसको जज नहीं कर पाते, बहुत लेट पता चलता है। फिर ये समटाइम्स वो माइल्ड एनीमिया, माइल्ड क्या होता है वो जिसमें ब्लड इन्फ्यूज कर थैलेसीमिया, माइल्ड थैलेसीमिया की भी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको डायग्नोज किस तरह से किया जा सकता है, इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है? और वो लोग जिनको मालूम नहीं होता कि उनके बच्चों में, या ख़वातीन को भी इवन बड़े होने तक भी नहीं मालूम होता कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से उनको एब्सेंट माइंडेड होना, लैक ऑफ अवेयरनेस भी आप इसको कह सकते हैं कि वो कभी जज ही नहीं कर पाती कि उनके साथ बहुत से मसले मसाइल क्यों हैं। इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है, और इसकी अवेयरनेस के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है? देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, पाकिस्तान में इंसिडेंट्स का बहुत हाई है, और ख़ासकर फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स का उनके जो सिस्टम ऐसा है कि उनका ब्लड लॉस होता रहता है थ्रू ईयर, थ्रू मंथ उनका लॉस हो रहा होता है, तो वो कवर अप नहीं कर पाती, तो आयरन की जो स्टोरेज है जो बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है और आयरन की कमी हो जाती है। ये टेस्ट अवेलेबल हैं अगेन, जिसमें जो आपको अंदाज़ा हो जाता है। सबसे पहले तो ब्लड सीपी करा लें आप, ओके, ब्लड सीपी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन कितना कम है। ये नहीं आपको बचपन से कराते रहना चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों? जी हाँ, ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद बच्चे में आयरन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको बाहर से आयरन चाहिए होता है, जो कि उसकी कमी, जो उसका स्टोरेज होता है, जो माँ से मिला होता है आयरन, वो उस वक्त डिप्लीट हो चुका होता है 6 मंथ तक। उसके बाद उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको बाहर से आपको उसको मीट नहीं दे रहे, उसको बाकी खुराक केला नहीं दे रहे, बाकी जो चीज़ें हैं जिनमें आयरन है वो चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं, तो फिर उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है।
जहाँ तक थैलेसीमिया का ताल्लुक है, थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है वो। तो वो बेसिकली उसकी भी तशखीस जो होती है वो पहले तो हिस्ट्री लेनी पड़ती है, पेश उसके जो प्रीवियस सिबलिंग्स हैं, जो पहले इसके बहन भाई हैं, उनमें से किसी को थैलेसीमिया तो नहीं, जो उसके पेरेंट्स हैं वो आपस में फर्स्ट कजन्स हैं कि नहीं वो देखना पड़ता है, उनमें से किसी को थैलेसीमिया ट्रेट जो है वो डायग्नोज हुई है कि नहीं हुई है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये सामने रख के फिर मजीद उसका टेस्ट कराया जाता है, थैलेसीमिया का टेस्ट अवेलेबल है वो कराया जाता है, तो फिर उसकी तशखीस भी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैं बस लास्ट में एक वैक्सीन पर दोबारा से सवाल ये करना चाहूँगा सर कि चूँकि रूटीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, वैक्सीनेशन हुई नहीं हुई उससे कतई नज़र आपने कहा कि करवानी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। एग्जैक्टली। अवेलेबल होती है, ईजीली अवेलेबल है, किस टाइप की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है? क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या कि महंगी? देखिए कुछ जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हमें, ठीक है, लेकिन मोस्टली हमें ये ख़रीदनी पड़ती है। अच्छा। अब मोस्टली जो पाकिस्तान में आ रही हैं वैक्सीनेशन, वो बी की वैक्सीनेशन आ रही है। ठीक है। वैसे बी की वैक्सीनेशन ही बहुत नेसेसरी है, सी की अवेलेबल ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बी की वैक्सीनेशन जो आ रही है वो दो नामों से आती है, एक इंजरेक्स बी के नाम से आ रही है और इसके अलावा रिकॉम्बी वैक्स के नाम से आ रही है। ओके, एंड सेम पैटर्न के एक लगवाएंगे, 1-2 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर 4 महीने बाद बूस्टर शॉट लगेगा। पहला डोज लगेगी, उसके 1 महीने बाद आपकी जो है वो दूसरी डोज लगेगी, उसके 4 महीने के बाद तीसरी डोज लगेगी। बिल्कुल ठीक है। तो वैक्सीनेशन अहम है जनाब, जब भी हम किसी बीमारी की बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप, और हेपेटाइटिस की तमाम तालिक भी बात कर रहे थे और कैसे हमने इससे बचना है, कैसे अपने आप को महफूज रखना है। तो हम ये ज़रा बड़ी फेमस हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आपके बच्चों की, इवन आपकी भी, हमारी भी वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई, समटाइम्स पता भी नहीं है ना कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई थी नहीं हुई थी, एक डोज, सेकंड डोज एंड देन बूस्टर शॉट, कहीं पर फ्री है, कहीं पर कॉस्ट भी अगर उसकी है, तो आप ये सोच के वो कॉस्ट पे कर दीजिए कि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर आपको वो होगा, जो आपकी हेल्थ मुतासिर होगी, रूटीन मुतासिर होगी, आपकी ज़रा फाइनेंशियल मामला डिस्टर्ब होंगे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ और मौजूआत और कुछ और गेस्ट हैं जिनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। साथ रहिए। नवाबजादा लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 को करनाल में पैदा हुए। उन्हें कायदे मिल्लत और शहीद मिल्लत भी कहा जाता है। 1923 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए। लियाकत अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 25 रुकनी खुसूसी वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे, जिसने करारदाद लाहौर का मुसव्वदा तैयार किया। 1940 में वो मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर मुंतखब हुए। 1945-46 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्नाह ने उन्हें पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म मुकर्रर किया। 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया, हम मुसलमान एक खुदा, एक रसूल और एक किताब पर यकीन रखते हैं। बस हमारे लिए लाजिम और नागुज़ीर है कि हम मिल्लत की हैसियत से भी एक हों। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।
वेलकम बैक व्यूअर्स। इससे पहले हमने बहुत सी बीमारियों के बारे में बात कर ली, किस तरह से आपने उनको ट्रीट करना है, किस तरह से टेस्ट करवाने हैं, लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स भी ऐसी हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। तो जनाब एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की थी। इसमें बहुत से अहम मामलात पर बात हुई, जिनमें से 2-3 का अगर हम जिक्र कर दें, जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए क्या चल रहा है गवर्नमेंट लेवल पे। तो जनाब मीटिंग में एक तो बात हुई कि जहां पे बारिशें हुई हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, उसका जायजा लिया गया है। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, उनको डील कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज पर बात हुई है। उसके अलावा हमारा यौम आज़ादी क्योंकि करीब है बहुत, तो यौम आज़ादी के हवाले से जो हमारी तैयारियां हैं, हमारी डायमंड जुबली है, उसके हवाले से बात हुई। प्लान्स तकरीबन मुकम्मल हैं, उसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और हमेशा की तरह शायान शान तरीके से यौम आज़ादी भी मनाया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में ये बताया गया कि 1320 मेगावाट थर कोल पावर प्रोजेक्ट गुज़श्ता सालों में तातुल का शिकार रहा, लेकिन अब इस पर तेजी से काम जारी है और 2023 की पहली छमाही में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा बिजली के टैरिफ से मुतालिक भी बात हुई, जिसका हमने कल जिक्र किया था। शंघाई इलेक्ट्रिक के सदर ने मुलाकात भी की और इसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में मजीद जो सहूलत और सरमायाकारी है, इसके हवाले से भी बात हुई, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। एग्जैक्टली और वैसे भी जो शंघाई की आपने बात की ना, और ज़ाहिर जब हम देखते हैं बिलखुसूस कराची में के इलेक्ट्रिक का जिस तरह राज रहा है और जिस तरह उस राज की वजह से लोगों के ज़िंदगियाँ मुतासर हुई हैं, कारोबार मुतासर हुए हैं, तो अब अगर वहाँ पर कोई और कंपनी आती है आइंदा आने वाले सालों में, तो ये कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन होकर इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन शंघाई से मुझे खबर एक और भी याद आई, आजकल शंघाई में बर्फ़ बेचने वालों की चांदी है, चूँकि चीन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर नींबू पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा है ये मुझे नहीं पता। कि वहाँ पर ये सदा सुनने को मिलती है 5 रुपये में अनार का जूस। यार ये क्या मामला, वैसे अब 5 रुपए वाले ज़माने नहीं रहे, पूरी दुनिया में मैं आपको कहीं लेकर जाऊंगा, वहाँ सुनवाऊंगा कि अभी तक वो चल रहा होता है 5 रुपए का अनार का जूस। मतलब कैसे, उसके अंदर कोई 2 नंबर चीज होगी। 5 रुपए में अनार का जूस नहीं मिलता, ऑफ कोर्स नहीं मिलता, लेकिन वो उसको ज़ाहिर है अभी स्टिल इसी तरह से अनाउंस कर रहे होते हैं। एनीवेज चीन में गर्मी का राज है, मैंने कहा बर्फ बेचने वालों की चांदी है, चूंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर ऐसी गर्मी पहले पड़ी नहीं है। देहाती इलाके और शहरी इलाके वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ठंडी चीज़ें उसका इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ इलाकों में जो बिजली की तलब है वो भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है, क्योंकि पहले वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती थी, इतनी बिजली रिक्वायर्ड नहीं होती थी, और इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि चाइना में भी लोड शेडिंग का इजाफा, लोड शेडिंग देखने में आ रही है। और लास्ट डे चीन के 300 से जायद जो शहर हैं वहाँ पर दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा है, तो इतना नॉर्मली वहाँ पर होता नहीं है। और इस शदीद दर्जा हरारत के मुतालिक कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में, आइंदा आने वाले दिनों में भी ये ऐसा ही रहने वाला है। बिल्कुल। और लेकिन मौसम जो होते हैं ना, वो खेलों को बिल्कुल मुतासर नहीं करते। तो खेलों के हवाले से भी मेरे पास अपडेट है। एशिया कप 2022 श्रीलंका के बजाय अब यूएई में खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की यूएई मुंतकली का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है, क्योंकि श्रीलंका ने मुल्क में जो बहरान जारी था, माशी और सियासी बहरान, उसकी वजह से इवेंट की मेज़बानी करने से माजरत कर ली थी, तो अब ये मुंतकिल हो जाएगा। मेज़बानी उन्हीं के पास उस मुल्क में नहीं होगी, लेकिन मेज़बान वही होंगे, कहीं और जाके, जस्ट लाइक PSL, जैसे दुबई में अगर होता भी रहा तो जैसे आपने खाना खिलाना होता है, आप कोई और जाके खाना खिला देते हैं, ऐसे भी तो होता है। हो जाता है जैसे कि आपने कल पकौड़े खिलाने थे लेकिन नहीं खिलाए, कहीं और जाके खिलाने थे ना, मैंने भी तो दूसरी जगह पे मेज़बानी करी है। चले ठीक है। अच्छा, खेलों की बात सलमा आपने की, तो ICC की जो नई रैंकिंग है उसकी बातें हैं। टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी की गई है और कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक करियर की बेहतरीन पोजीशंस पर इस वक्त मौजूद हैं। बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की पाकर इस वक्त 3rd नंबर पर हैं और दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 में शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो 23 पॉइंट्स इनको तरक्की दी गई है और अब 16th नंबर पर हैं। और बॉलर्स की बात करें तो फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अब 4थे से 3रे नंबर पर आ गए हैं। तो ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है और रैंकिंग में बेहतरी आई है, तो ये हमने शेयर की। लेकिन खेल के मैदान में एक और खबर हमारे पास है, वो है स्क्रैबल की चैंपियनशिप। उनके जो वसीम खत्री हैं, नेशनल चैंपियन कहा जाता है इनको, और जनाब जिस तरह से अमेरिका में स्क्रैबल प्लेयर्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं, तो अभी अब लोग बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं फाइनल के लिए कि वो ज़रूर जीतें। और बाल्टीमोर में ये कौमी चैंपियन वसीम खत्री जो है, इन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और 28 में से 19 गेम्स जीती, फाइनल में रसाई हासिल की है।
इसका मतलब कोई मतलब शानदार वोकैबुलरी होगी। कभी हम इनको बुलाएंगे भी सलमान, उनसे पूछेंगे भी कि इतनी अच्छी रिच वोकैबुलरी के पीछे इनकी कितनी मेहनत रही है। बिल्कुल, बहुत जल्दी वो हमारे शो पे हमारे मेहमान होंगे और हम उनसे पूछेंगे कि भाई वो इतने ब्रिलियंट कैसे है। बिल्कुल ऐसे। तो इससे पहले शोएब हम बात कर रहे थे तहरीक आज़ादी की, जो कि हमारा यौम करीब आ रहा है, डायमंड जुबली है, हमने बहुत सी तैयारियां कर रखी हैं। ये जो हमारी आज़ादी की मोमेंट थी, जब हम 1857 से अगर हम पीछे जाके देखें तो इस पूरी स्ट्रगल के दौरान जो उस वक्त के अखबारात थे, जरायद थे, उनका रोल यानी जर्नलिज्म का रोल जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। जर्नलिज्म का रोल हर मोमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब हमारी तहरीक आज़ादी की बात होती है तो उसमें जितना प्रोपेगेंडा होता था उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ, जितना उनकी तहरीक को दबाने की या उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी, कुचलने की कोशिश की जाती थी, जैसे हम कश्मीर में भी देखते हैं कि जब इस तरह की मोमेंट चलती हैं तो उनको दबाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल बतौर हथियार किया जाता है। तो उस वक्त जो सहाफ़त का रोल था वो कितना इम्पोर्टेंट था और हम आज़ादी की मंजिल तक उसके जरिए कैसे पहुंचे, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। जर्नलिज्म उस वक्त कैसा था, कितना हम रोल प्ले किया, लेट्स हैव अ लुक। कौम की तरक्की और बहबूद के लिए सहाफत एक अहम जरूरत है, ये कहना था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। कायद का सिर्फ ये फरमान ही सहाफत जैसे अजीम शोबे के लिए किसी फखर से कम नहीं। तहरीक आज़ादी में भी अखबारात और रसायल ने अहम किरदार अदा किया। 1903 में हफ्त रोजा जमींदार शुरू हुआ, जो 5 अक्टूबर 1911 को बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की दारत में बतौर रोजनामा शाया होना शुरू हो गया। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जफर अली खान का कलम दीन के बड़े बड़े मुजाहिदीन की तलवार से कम नहीं। मलिक बरकत अली का अंग्रेजी अखबार न्यू टाइम्स भी मुसलमानों के नुक्ता नजर की तर्जमानी के लिहाज से मुसलमान हलकों में मकबूल रहा। 1940 का दौर न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम प्रेस मीडिया के लिए भी बेहद नाजुक था। उसी वक्त हमीद निजामी की जेरे इदारत 15 रोजा अखबार नुआए वक्त लाहौर शुरू हुआ, जिसने मुसलमानों और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुक्ता नजर की कामयाबी के साथ मौसर तर्जमानी की। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो हिंदू अखबारात और जरायद यानी हिंदू मीडिया ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। हिंदू मीडिया ने तहरीक पाकिस्तान और कायद आजम के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। कायद आजम ने मुतासबाना मुखालफत के दिफा के लिए मुसलमान मीडिया की जरूरत महसूस की और डॉन ट्रस्ट कायम कर दिया। कायद आजम की निगरानी में दिल्ली से अंग्रेजी अखबार डॉन 26 अक्टूबर 1941 को मुस्लिम लीग के तर्जमान की हैसियत से हफ्त रोजा के तौर पर शुरू किया गया। डॉन ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। तहरीक आज़ादी में उर्दू जबान में बेशुमार अखबारात, रसायल और जरायद शाया होते रहे, जो नजरिए पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान की तायद में थे। उनमें तहजीबुल अखलाक, उर्दू मोल्ला, जमींदार, अल हिलाल, हमदर्द, कॉमरेड, ईमान, एहसान, मंशूर, नए वक्त और तंजीम के नाम काबिल जिक्र हैं। तहरीक आज़ादी में अखबारात और जरायद का किरदार क्या रहा, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, क्योंकि उस वक्त की जो तारीख़ है वो बहुत नायाब है। उस वक्त इन चीज़ों को महफूज करना भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि ज़ाहिर है तब PCs का इस्तेमाल इतना नहीं होता था, तब ऑनलाइन चीज़ें इतनी नहीं होती थी। अब तो सिस्टम हमारा बड़ा जिद्दत की तरफ जा रहा है, लेकिन उस वक्त हम अपनी जो आज़ादी की स्ट्रगल थी उसमें मुख्तलिफ मनाजिल तय कर रहे थे और उन मनाजिल में एक एक सीढ़ी पर पांव रखते हुए हमने कितनी मुश्किलात झेली, हमने कितनी जानों का नजराना दिया, कितनी कुर्बानियां दी, वो तारीख का एक सुनहरी बाब है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये हमें सीखना भी है और सिखाना भी है कि जो आज़ादी ली थी वो बाजे बजाने के लिए नहीं ली थी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी फिर से बाजे नजर आएंगे आपको, लोग खरीदते हुए, सिलेंसर निकालते हुए, शोर करते हुए। ठीक है, आपका एक स्टाइल है सेलिब्रेशन का, लेकिन नॉइस पोल्यूशन की तरफ तो ना जाइए, ऐसी प्रैक्टिस तो ना कीजिए जिससे किसी और को तकलीफ होती है। घरों में लोग बीमार होते हैं, किसी घर में कोई परेशानी होती है, और बाजों के बाद स्पेशली आप अगर जो फीमेल रिपोर्टर्स भी जो बाहर कवर करने जाती है उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ फीमेल रिपोर्टर को बाजों से मसला क्या है? मतलब मेल रिपोर्टर्स को कोई इशू नहीं बाजे से। मेल रिपोर्टर्स को देख के कोई बाजा नहीं बजाता ना, क्योंकि बाजे होते ही लड़कों के पास, लड़कियां थोड़ी बाजे बजाएंगी। नहीं, आप तो मामला बहुत आगे निकल गए, लड़कियां बाजे भी बजाती हैं, सीटें भी बजाती हैं। एक बार ये एक्सपीरियंस किया है फील्ड में, मैं गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए किस तरह सेलिब्रेशन हो रही है, तो जनाब वहां पे बाजों की भरमार थी और मेरा भी बाजा किसको बताया आपने? जो लोग बजा रहे थे, असली बाजों की बात हो बाजों की बात, तो किसी का नाम बाजा बिल्कुल नहीं है आपने। मेरा ख्याल है गुफ्तगू उस नहेज पे पहुंच चुकी कि ब्रेक लेना अब ड्यू हो गया, ब्रेक ना ली तो न जाने किसी का दिल ही ना टूट जाए जो बाजा खरीदने के लिए आज प्लान कर रहे थे। एनीवेज ब्रेक लेते हैं, न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमारे सेट पे चल रही हैं, लेकिन हम उन बहन भाइयों को कैसे भूल सकते हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। बलूचिस्तान की जनाब हम बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो हालिया बारिशें हुई हैं, जो फ्लड्स आए हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। दर्जनों लोगों की जानें चली गई और बहुत से लोग जख्मी भी हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोग अपने घरों से दूसरी जगह पर मुंतकिल हुए, उनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। और अफवाज पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत, दीगर जो रिलीफ फराहम करने वाले इदारे, वो सैलाब मुतासरीन की भरपूर तरीके से मदद करने के लिए पेश हैं और अभी तक इमदादी कार्रवाइयों का ये सिलसिला जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। बाकी लोगों को भी स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है। राशन के लिए, खैमों के लिए, रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए जो लोग आगे आ सकते हैं वो प्लीज़ आएँ, स्टेप फॉरवर्ड करें, गवर्नमेंट का साथ दें, वहाँ पे अपने बहन भाइयों का साथ दें। ये जो बात हम आज बलूचिस्तान की कर रहे थे, हम साहिली इलाकों की जब बात करते हैं और दुनिया की 40% आबादी ऐसी है जो कि साहिली इलाकों में रहती है और वहाँ रहने वालों के अगर हम चैलेंजेस की बात करें, उनको अपलिफ्ट करने की बात करें, तो आज हम उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि 3 अरब से ज़ायद लोग, उनका जो रोज़गार है वो समंदर से जुड़ा है, उस गहरे पानी से जुड़ा है और 80% ट्रेड जो हो रही है दुनिया भर की वो समंदर के ज़रिए हो रही है। समंदर और साहिली इलाके जो हैं वो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। समंदर, समुद्री खुराक, तवानाई और मादनियात के भी आम ज़रिए, दैट इज़ द रीज़न कि हमने देखा कि तलाश किए जाते हैं मादनियात के, तेल के ज़खायर वहाँ से मिल जाएँ। पाकिस्तान ने भी कई बार कोशिश की है अपने साहिली इलाकों में समंदर के अंदर के शायद तेल के ज़खायर मिले। आइंदा आने वाले दिनों में शायद अच्छी खबरें आएँ इससे मुताल्लिक। बिल्कुल अच्छी खबरें आएंगी और जिस तरह आपने कहा कि जो समंदर है, इनके थ्रू जो तिजारत होती है, इसके अंदर जितने ज़खायर हैं, मादनियात हैं, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं हम, बल्कि ट्रेड के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपने खुद बताया कि 80% जो तिजारत है वो समंदर के थ्रू होती है। ऑल्दो उसमें वक्त लगता है, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा मटीरियल एक से दूसरे मुल्क में भेजना होता है, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है कि आप बड़े बड़े जहाज़ों के थ्रू ट्रेड कर रहे होते हैं और आपकी जो बाय रोड कॉस्ट होती है या जो आपकी बाय एयर जो कॉस्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी भी आती है और ये सबसे यूजफुल तरीका होता है। तो क्यों ना आज हम इस बात कर लें कि ये जो ओशनोग्राफी है ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए, किसी मुल्क की जोग्राफियाई हुदूद को देखते हुए, उसके डायनामिक्स को देखते हुए क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो हमारे पास आज मौजूद है सुबह पाकिस्तान के सेट पर साबिक डीजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी डॉक्टर नुसरत खान साहिबा। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले ये जरा ब्लू इकोनॉमी, कुछ गुफ्तगू तो हमने की बट हम चाह रहे हैं कि आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि ब्लू इकोनॉमी क्या है और कैसे पाकिस्तान, चूँकि ज़रा हमारे पास गहरा समंदर है, हमारे लिए कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, ब्लू इकोनॉमी इज़ बेसिकली ओशन ब्लू इकोनॉमी। ओके, वो इकोनॉमी जो ओशन पे डिपेंडेंट हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम ब्लू इकोनॉमी के तौर पे कंसीडर करते हैं। इकोनॉमिकल इज़ ब्लू इकोनॉमी इज़ डिफरेंट, बट ओशन ब्लू इकोनॉमी इज़ ओशन से रिलेटेड जुड़ी हुई जो इकोनॉमी होती है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्टरी ब्रीफ किया। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें कोई 1000 किलोमीटर कोस्ट लाइन के साथ नवाजा है और हम उन ब्लेस लोगों में से हैं जिनके पास समंदर है। आप उनसे पूछें जो लैंडलॉक कंट्रीज़ है लाइक अफगानिस्तान एंड अदर्स, तो उनके लिए ट्रेडिंग कितना मुश्किल है, उनका सर्वाइवल कितना मुश्किल है। हमें तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, उसमें कई ट्रिलियन सर्विसेज उसके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी इकॉनमी उसके साथ जुड़ी है। अगर हम ब्लू इकॉनमी का वर्ड ना भी लगाएं, आपको शायद दुनिया में जो सबसे प्रॉस्परेट किस्म के, जो सबसे तरक्की याफ्ता एरियाज़ होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस होती हैं वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया में होती हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो आपकी ट्रेड आसान होती है, जो बल्क ट्रेड, जैसा भी आपने इंट्रोडक्शन में कि जो बल्क ट्रेड होती है वो आपकी सी रूट्स के साथ होती है। तो समंदर को हम ये कहते हैं कि वो कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। समंदर बेसिकली जो फिनोमेना है इस क्रिएट कनेक्टिविटी, और लैंड डिवाइड ओशन कनेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कनेक्ट करता है?
वो सिर्फ कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कनेक्टिविटी नहीं करता, वो कल्चर कनेक्टिविटी करता है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कनेक्टिविटी करता है। तो बेसिकली दुनिया को जोड़ने का जो काम है, चाहे ट्रेड हो, कल्चर हो, किसी भी तरह का, तो मौसम जो हमारे बनते हैं, जो हमारे वेदर जो बन रहे हैं, जो हमारे क्लाइमेट का जो टेम्परेचर मॉडरेट है हमारे रहने के लिए, वो सिर्फ समंदर की वजह से। तो इस प्लेनेट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो ओशन के बगैर नामुमकिन है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया काव की थी और हम लोगों को जब बनाया, इंसानों को, तो हमारी एबिलिटीज़ भी उनको बहुत अच्छे से पता थी। तो उन्होंने बहुत सारे ख़जाने समंदर में पोशीदा कर दिए और थोड़े से 30% एंड लेस वो ज़मीन पे थे। तो जब दुनिया ने तरक्की करना शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले समंदर रिसोर्सेज को देखे। वुडहोल्स जो बना वो अर्ली 50s में बनाया गया ओशन रिसर्च के लिए, और वही एरा था जब हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की थी। तो लोगों ने समंदर को देखना शुरू किया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, नॉट जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए। हमारे नेबर्स में 60s में बना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1981 में बनी। तो हम थोड़ा पीछे, बट वी एस्टैब्लिश दैट। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें और उसको जानें, अपने समंदर को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारा जैसे आपने कहा कि बड़ा ज़रूरी है जानना, अपने जो ओशन इकोनॉमिक्स है उसको स्टडी करें, उसको एक्सपेंड करें, उस पर काम करें। हमारे यहाँ अगर स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात करें, अगर एशियन रीजन की बात करें, तो इस रीजन में ओशन ब्लू इकोनॉमी पे या स्पेसिफिकली अगर हम ट्रेड के हवाले से बात करें तो कितना काम हो चुका है, कितना काम रिक्वायर्ड है, कितना बेनिफिशियल है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ट्रेड पे अगर आप बात करें, हमारे रीजन हो या ग्लोब हो, आपकी ट्रेड विदाउट सी रूट पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान की मोर देन 80% जो ट्रेड है वो सी है। हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं कराची में। एक पोर्ट बिन कासिम है, आपकी कराची पोर्ट्स है जो कराची पोर्ट्स चलाता है, और अभी एक न्यू डेवलपिंग गवादर पोर्ट बन रही है और बहुत अच्छी गवादर पोर्ट बनी है। अभी जिस तरह मुझसे पहले जो पार्टिसिपेंट थी उन्होंने बताया कि गवादर जो है वो हमारे नया इकोनॉमिकल हब बनने जा रहा है। और कराची की जो अच्छा, मैं एक और थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, जो आप ट्रेड की बात करें तो दिस इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट ट्रेड। बेसिकली हमारा जो कोस्ट लाइन है 1000 किलोमीटर की, वो 2 प्रोविंसेस उसको शेयर करते हैं, बलूचिस्तान और सिंध। बलूचिस्तान क्योंकि बड़ा एरिया है तो उसकी कोस्ट लाइन मोर देन 70% है, और सिंध जो है वो रिलेटिवली छोटा प्रोविंस है तो उसकी कोई 230 के करीब उसकी कोस्ट लाइन बनती है। लेकिन इकोनॉमिकली सिंध बहुत कंट्रीब्यूट करता है। वजह यह है कि कराची 72 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है वो इंडस्ट्रियल हब है, और हमारा जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है जो बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कहा जाता है एनर्जी एंड कार्बन फ्लो के लिए, जो हमारे कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिशरीज़ का स्पॉनिंग एंड नर्सरी ग्राउंड है। नॉट जस्ट स्पॉनिंग एंड नर्सरी ग्राउंड है, वो हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसका एक बैरियर भी है, उसका एक सपोर्ट सिस्टम भी है, लाइफ सिस्टम भी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंटली। लेकिन बलूचिस्तान में अगर आप चले जाएँ तो इस ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन, एब्सोल्युटली ट्रस्ट मी, यस, आप जरूर अपने प्रोग्राम में जरूर किसी वक्त दिखाइएगा कि उसके जो कोस्टल डायनामिक्स हैं, जो बीचेस हैं, आप दुनिया की किसी कोई शक बीच नहीं, के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम सोनमियानी, गोल्डन बीच, सपत बीच और माड़ा, you name it, कुंडमलीर, and then straight towards गवादर। नॉट जस्ट कुंडमलीर, वो साइंटिफिक एक लैब है, वहाँ पे मड वॉल्केनोज हैं, और ये 6th जनरेशन फ्यूल है। तो बलूचिस्तान कोस्ट इज रिच नॉट जस्ट इन ब्यूटी बट इन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज एज वेल। और उसमें मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा ब्लू इकॉनमी की बात करें, अभी 2 दिन पहले हमने एक सॉफ्ट लॉन्च की है, एक ओशन समिट होने जा रहा है, ब्लू इकॉनमी समिट पाकिस्तान में, वेरी फर्स्ट टाइम फरवरी 2023 में। जी। तो आई एम पार्ट ऑफ दैट। ये बदर एक्सपो कर रहा है विद कराची एक्सपो में होना है जी, एग्जैक्टली। तो हम अभी उसमें काफ़ी, और वो एक ऐसा फोरम होगा जिसमें हम B2B बिजनेस की बात करेंगे, इंटरनेशनल अपने पार्टनर्स को बुलाएंगे, एंड इज़ गोइंग टू बी लेसन शेयरिंग, इज़ नॉट जस्ट लेसन शेयरिंग, we are going to showcase our economical value of our ocean, कि हमारे पास क्या है। अगर आप आने वाले वक्तों में जो प्रॉब्लम होने जा रही है वाटर स्कार्सिटी की अगर हम बात करें, तो we look at the ocean, क्योंकि अल्लाह ताला ने
फ्रेश वाटर का मेन हब बनाया है ओशन को, तो वी हैव टू लुक फॉर द ओशन। अगर हम फूड स्कार्सिटी की बात करें तो हमें फिशरीज को देखना पड़ेगा, अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमें समंदर देखनी पड़ेगी, अगर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो बलूचिस्तान कोस्ट इज़ वेरी रिच, हम उसको समंदर देखेंगे। ट्रेड हमारा समंदर के साथ है। अनफॉर्चुनेटली इज़ रिच इन डाइवर्सिटी, राइट, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, बट थोड़ा सा अनटैप्ड, अनरेगुलेटेड है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने अभी बड़ी डिटेल से बताया कि ज़ाहिर बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्लोर करना भी बाकी भी है, उस पर काम भी हो रहा है, और जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड, लेकिन हम जब CPEC को देखते हैं, इतना बड़ा मंसूबा, उसको अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें अपने ओशन रिसोर्सेज के साथ या जो डायनामिक्स हैं उसके साथ, तो आप कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान में जो ओशन ब्लू इकोनॉमी है, क्या वो मज़ीद फ्लरिश करेगी, ग्रो करेगी वो CPEC के साथ? मेरा ख्याल है ज़रूर करेगी, और पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए, बल्कि दुनिया की जो डेवलपमेंट है उसका जो प्राइम जिसे कहते हैं सेंटर है, दैट इज ओशन, राइट। और CPEC ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पाकिस्तान में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन छोटा सा मेरा हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है कि हम जो भी तरक्की करें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बगैर ना की जाए। हमें एनवायरमेंट की, और उसका ज़रूरी इसलिए है कि इट्स नॉट स्टैटिकली कि जो देखने में बदसूरत लगने लगेगा, डर्टी हो जाएगा, बहुत पोल्यूट हो जाएंगी, बट हमारे जो रिसोर्सेज हैं ना वो बड़े क्वेश्चनेबल हो जाएगी। हमारी फिशरीज़ जो है वो वैसे बड़ी कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अनसस्टेनेबली कर रहे हैं। हमारे अनरेगुलेशन, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो जब हम उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करें और प्रॉपर उसकी टैप करें तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, इसी रीजन में कोई ऐसी एग्जांपल है, क्योंकि ज़रा देखें डायनामिक्स तो मोर लेस सेम है, लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल कि अच्छा काम इस तरीके से हुआ सस्टेनेबिलिटी से मुतालिक भी और ब्लू इकोनॉमी फ्लरिश से मुतालिक भी इन द रीजन, जिसको हम कॉपी कर सकें, जिसको हम कह सकें कि ये इस तरीके से काम करना चाहिए, स्पेस पर काम करना चाहिए? देखिए, काम जहाँ तक ताल्लुक है, दुनिया इस वक्त मुझे पता नहीं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए नहीं ना दें तो बेहतर है। दुनिया ने बहुत तरक्की की विदाउट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दे रीच एट हाइट। जब वो डेवलप हो गए तो उन्होंने नहीं बल्कि हमने उसके साइड इफ़ेक्ट देखने शुरू किए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वो पोल्यूशन के लिए। पूरा हमारा जो ओशन है उसमें वेस्ट गार्ड्स बनने शुरू हो गए, सॉलिड वेस्ट का कोई एंड नहीं है। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रही थी, थोड़ा सा कोई आर्टिकल, उन्होंने कहा कि जी पैसिफिक ओशंस में उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लीन अप किया है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट को क्लीन किया है। लेकिन द ओशन एंड द एनवायरनमेंट इज ऑलरेडी पोल्यूटेड मच बाय आवर, नॉट जस्ट अस। हम तो उस कंट्रीब्यूशन में बहुत नीचे गए हैं क्योंकि हम ये डेवलपमेंट में नहीं, बट इफेक्टिव्स में हम बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़ जिसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से भी है, ओशन से रिलेटेड भी है, अभी पिछले दिनों में देख रही थी एक स्टेटमेंट जो हमारे मुस्तकिल मंदूब है उनकी तरफ से भी मैंने देखी, और जो हमारी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर साहिबा, उन्होंने भी इस पर बात की, शहरी रहमान साहिबा ने भी बात की कि जब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं पोल्यूशन के हवाले से तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गिनी जाती है, लेकिन जब उस पर काम करने की, उसके रेडिकेशन की बात होती है तो वहाँ पे हमसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका इस पोल्यूशन में पार्ट इतना नहीं होता जितनी उनसे उम्मीदें रखी जाती हैं कि अब इसको ठीक करने में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसमें आके आएंगी। बहुत पॉलिटिकल आंसर इसका हो सकता है ना, वर्ड आंसरिंग दिस। अगर सिर्फ कैपेसिटी वाइज भी देखा जाए, एक मुल्क जो भी डेवलपिंग फेज की तरफ जा रहा है वो पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट कर लेगा कि पूरी दुनिया की उम्मीदें उससे लग जाए, और वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा है, जहाँ पे केमिकल्स को देखें, गैसेस को देखें, हर चीज़ में जो चीज़ ज़ाहिर है आप अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं उसके कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए भी बुरे होते हैं, ओवरऑल जो आपका जो रीजन होता है उसको भी वो मुतासर कर रहे होते हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान का रोल आपको कितना नजर आता है? नहीं, देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात करती हूँ। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे बहुत मोहब्बत है अपने कोस्टल एरिया से, अपने मुल्क से, अपने रिसोर्सेज के साथ। हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली भी बात करनी चाहिए। देखिए, जहाँ हम ये कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूटर नहीं, ट्रस्ट भी, अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हम माइनस में जीरो पे, ठीक है, लेकिन हम वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे बहुत हाई है, राइट। अनफॉर्चुनेटली हम क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज़ बनाते कि जिनकी वजह से हम वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे यहाँ पहुँचे,
हम क्यों नहीं वो डॉक्यूमेंटेशन कहते और उनसे क्यों नहीं कहते कि हमारी लोकल कैपेसिटी बिल्ड किया Yes, they should help ताकि in we can terms of they should finances. help us Yes. for cleaning and mitigations Agreed. and for adopting that mitigations measures and जो हमारे अडाप्टेशंस हैं, क्योंकि हमने नहीं किया लेकिन जो पोल्यूट कर रहे हैं हमारे रीजनल एंड इंटरनेशनल कंट्रीज जिनकी वजह से हम पे हाई आए, तो क्यों ना हम उनको कहें कि जी दे शुड कम अप एंड क्लीन आवर एनवायरनमेंट एंड ये सबसे अहम point है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा जो मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचिंग समवेयर इन एग्जीक्यूटिव MBAs एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड आई ऑल्सो हेड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस काइंड। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है हमारी कौम के साथ, हम लिखने पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे पास डेटा बैंक नहीं है, हमारे पास कोई बेस लाइन नहीं है जिसके ऊपर हम बिल्ड करके ये कहें कि नहीं जी हम यहाँ थे, बिकॉज ऑफ देम हम यहाँ पहुँच गए। हमारे पास आज भी अगर हम स्टेट्स की बात करें तो हम वेरी सॉरी टू से हम बहुत पुअर हैं डेटा के साथ। मैं हमेशा ये लोगों से कहती हूँ कि जब आप बात करें तो किसी स्टेट्स के साथ बात कर लीजिए, कोई रिलेटिव टर्म्स के साथ बात कर लें। जब आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो किसी रिलेटिव टर्म की बात कर लें। यस, हमारा एरिया काफ़ी पोल्यूटेड है बट इन अ वेरी लोकलाइज एरिया। हमारी बलूचिस्तान कोस्ट जो बहुत बड़ी है इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन। हमारे मैंग्रोव इकोसिस्टम्स जो हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, बट उनका स्ट्रेस जो है इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। वो सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के साथ हैं। लैंड सब्सिडेंस की बात है, सी इंट्रूड कर रहे हैं हमारे लो लाइन एरिया में, हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो स्लाइन होती जा रही है। देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करें तो हम डेटा के साथ करें, स्टैट्स के साथ करें और हम कॉन्क्रीट बात करें, स्पेसिफिक बात करें, जेनेरिक टर्म्स ना इस्तेमाल करें बिकॉज उससे कुछ हासिल नहीं होता है। और ये पोल्यूशन के वाले से बात हो रही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। लेकिन मेरे पास एक कॉन्क्रीट बात है करने के लिए, वो ये है कि भी पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेंट देखी जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब है मुनीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को कोई ऐसा प्लान दिया जाए जो इम्प्लीमेंटेबल हो। पूरे रीजन के लिए बात थी लेकिन पाकिस्तान के लिए भी स्पेसिफिकली, क्योंकि जैसे जो बात मैंने पहले की उससे मैं रिलेट करना चाहूँगी कि जब क्योंकि कोविड और बहुत सी पूरी दुनिया में जो बदलती हुई सूरत हाल है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को भी एक ऐसा प्लान चाहिए जिस पर वो अपनी डायरेक्शंस को सेट कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये बात मैंने पूरा नाम कोट करके की है, पूरी सारी डिटेल्स बात करें। चलिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए जी। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। अबुल कासिम फजलुल हक 26 अक्टूबर 1873 को बंगाल में पैदा हुए। उन्हें शेर बंगाल के नाम से भी याद किया जाता है। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर उन्होंने पेश की। उन्होंने बहुत से सियासी ओहदों पर काम किया, जिनमें से कुछ ये हैं: जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1918 था 1919, वजीर तालीम 1924, कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर 1935, बंगाल और मशरक़ी बंगाल के वजीर आला। उनका इंतकाल 27 अप्रैल 1962 को हुआ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहमद फराज ने कहा था कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। था बेहतर था। ये देखिए ना यार, ये अच्छी एंकर जब साथ होती है ना तो ये गलतियां बहुत निकालती है यार। थोड़ी सी तो गुंजाइश निकालो, हल्की चलिए, फुल्की कोई गुंजाइश था को निकालो। माफ किया है भी वैसे मौजूदा ज़माने के साथ। मेरी तरफ से तो है ही भाई। चले, एनीवेज ये मैं इसलिए भी कहा कि हम जब बात कर रहे हैं ना सोसाइटी की, इसकी इम्प्रूवमेंट की, आगे बढ़ने की, बेहतरी की, शम्मा जलाने की नेचुरली, कि कहीं पर अंधेरा हो तो आप कोशिश ज़रूर करें। तो जो कोशिश करने वाले हैं उनकी बात हम करते हैं। इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे गुजरात की, और वहाँ पर जिस तरह से अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को अपलिफ्ट किया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, वो चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वो चाहे आर्ट वर्क हो। यानी ये सोचिए कि ठीक है तालीम देनी है, बट तालीम के बाद या तालीम के साथ, यानी कुछ तालीम आपने दी बेसिक, बट आपने अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना है और साथ अपने आपने एक्सपेंडिचर्स भी मीट करने हैं, तो फिर आप कैसे वो करेंगे। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं आज हम उसकी बात करेंगे। ईच वन टीच वन, EOTO फाउंडेशन, इससे मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज हमारे साथ बड़े ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं, रहमान, बड़े प्यारे दोस्त, और उनके साथ साथ 12 साल की एक टीचर है हमारे साथ, हाजरा इफ्तिखार। यानी इमेजिन कीजिए 12 साल की टीचर, खुद पढ़ती हैं 8th क्लास में, पढ़ने के साथ पढ़ाती भी हैं। तो दो अहम मौजूद हैं, एक जिस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आर्ट सिखाया जा रहा है गुजरात में, और एक जो 12 साल की टीचर है। इन दोनों से आज हम जरा बात करते हैं। बिल्कुल, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। और ये जो 12 साल की छोटी सी टीचर है, मैं तो सबसे पहले इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपने क्यों सोचा छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए? आप खुद भी तो भी छोटी सी है। मुझे टीचिंग का तो बिल्कुल शौक़ नहीं था, पर पहले मैं पार्क में यानी कि सिर्फ वैसे खेलने वगैरह के लिए आती थी। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ शाम के वक्त एक स्कूल लगता है, तो फिर मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन के लिए आई थी। फिर मैंने पहले यहाँ पे पढ़ती थी, फिर यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से टीचर्स आते थे जो इन बच्चों को पढ़ाते थे, और वो इन बच्चों को इतना अच्छा गाइड करते थे, और उनको देख के मैं इतना इंस्पायर हुई और मेरे अंदर इतना जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी अगर ये इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती। इतनी सी एज में ये जज्बा है तो बड़े हो के ये जज्बा कहाँ जाएगा। रहमान, ये क्या कॉन्सेप्ट था? स्ट्रीट फैक्ट्री का क्या मतलब है? मतलब वो बच्चों को पढ़ाने की फैक्ट्री है, बच्चों के लिए और भी कोई काम बच्चे मजबूत बनाने की फैक्ट्री है। बच्चे मजबूत बनाने की फैक्ट्री है, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट? ये बच्चे बड़े करने की फैक्ट्री है। बेसिकली मैं हो जाते हैं बगैर फैक्ट्री। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि EOTO फाउंडेशन बेसिकली अंडर प्रिविलेज और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो कचरा उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, भीख मांगने को हम लोग तालीम देते हैं, और करंटली 3 स्कूल्स हमारे इन रनिंग है। अब कॉन्सेप्ट आ गया था कि हमने इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आगे हमने इन बच्चों को प्रमोट भी करना है डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में। अब ये सोल्यूशन बेसिकली एक प्रॉब्लम थी कि जब हम इन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में प्रमोट करते थे तो ऑब्वियसली ये बच्चे सुबह के टाइम डिफरेंट काम करते थे, लेबर एक्टिविटीज़ में थे, कचरा उठाते थे, तो एक फाइनेंशियल उनकी नीड पूरी हो रही थी इस चीज़ से। जब इनको प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया तो सबसे ज़्यादा बैकलैश आया था इनके पेरेंट्स की तरफ से। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अर्न कर रहे थे बच्चे, तो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे ना वो मीट नहीं हो पा रहे थे लाइक समहाउ। हमने इस कॉन्सेप्ट का फिर आगाज़ किया कि हम लोग क्यों ना इन बच्चों को इतनी अर्ली स्टेजेस पे वो स्किल्स दें कि ये बच्चे अपनी अर्ली स्टेजेस पे ही ग्रो में ना होके लाइक डिफरेंट स्किल सेट अपने सीख लें, जिसके अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के तौर पे इन बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, मोर ऑन दिस ई-कॉमर्स पे हम लोग इन बच्चों को जो है डिफरेंट स्किल्स दे रहे हैं। अच्छा, करंटली जो है हमारा स्ट्रीट फैक्ट्री को ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी स्ट्रीट फैक्ट्री में जो बच्चे पिछले 4-5 सालों से हमारे पास पढ़ रहे थे, उन बच्चों को हम लोगों ने अब आगे स्किल्स देना शुरू कर दिए। कितने बच्चे हैं इस वक्त? करंटली हमारी स्ट्रीट फैक्ट्री में 20 की तादाद में बच्चे हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं, और वो सारे वो बच्चे हैं जो अर्ली स्टेजेस से हमारे पास आ रहे हैं लाइक सिंस 2017। और अब उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अर्निंग भी स्टार्ट कर ली है। अच्छा, तो मैं जरूर चाहूँगा जरा ब्रेक डाउन भी कीजिएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग कितने बच्चों ने सीखी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, और ये बड़ा अच्छा था जी ई-कॉमर्स की ई-कॉमर्स एग्जैक्टली। और इक्विपमेंट जो आपने लगाया बच्चों को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए, क्या वो डोनेशंस के थ्रू होता है या वो उसके लिए किस तरह लोग कंट्रीब्यूट? बेसिकली हम लोग अपने इवेंट्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उससे हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा करते हैं। मोर ऑन दिस डोनेशंस भी ऑब्वियसली लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। अब हमारा जो वो कंटेनर है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंटेनर है। स्ट्रीट कंटेनर स्कूल हमारा ऑलरेडी लाइक 20x40 का वो एक कंटेनर है, लेकिन जो ये स्ट्रीट फैक्ट्री है
ये 10x20 का, लाइक उससे रिलेटिवली एक छोटे साइज का कंटेनर है, लेकिन इसका विजन बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। और करंटली वहाँ पे 20 की तादाद में है, और एक फुली फर्निश्ड कंटेनर जिसके अंदर एयर कंडीशन और उसके अलावा जो इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड है, लाइक स्टिचिंग के लिए एक प्रॉपर एक मशीन वहाँ पे मौजूद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लेटेस्ट कंप्यूटर्स वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा हम लोगों ने वो सारी फैसिलिटीज़ लाइक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए कैमराज वहाँ पे मौजूद हैं, जिससे ये बच्चे इसी एज से ही लाइक अभी वो लाइक मोस्टली है 9-10 साल के बच्चे हैं, वो इसी एज से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। और उसमें से एक बच्चा जो है मोहम्मद ईसा, उसने अभी लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया है, और हमारी कुछ पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे वो बच्चा खुद बना रहा है। लाइक अभी से ही वो बच्चे इस स्किल सेट में आ रहे हैं कि हम उनको आगे फाइवर और अपवर्क वगैरह में उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा रहमान, जो जिन बच्चों को आपने टारगेट किया है पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बहुत अच्छा और नेकी का काम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो रही है, लेकिन इन बच्चों को जब हम आम तौर पे देखते हैं कि पेरेंट्स को कहा जाता है कि इनको कुछ पढ़ाएं या सिखाएं, तो वो कहते हैं अगर ये काम करेंगे तो कमाएगा कौन। तो वो जितना अरसा आपके पास सीख रहे होते हैं, क्या उनके पास इतना वक्त होता है कि वो साथ कोई दूसरा काम भी कर सके, उनकी जो अर्निंग की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे, साथ वो काम भी सीखते रहें? क्योंकि यही बच्चे होते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी हो रहे होते हैं कमाई के नाम पे, या जब किसी के घरों में भी काम करते हैं तब भी। एग्जैक्टली, मोस्टली हमारे स्कूल जो है वो इवनिंग में, दिन के टाइम पे यही बच्चे जो है अपने डिफरेंट लाइक जो भी उनके लेबर वर्क है उसमें ये बच्चे मौजूद होते हैं। लेकिन हम लोग अभी से ही ये प्लान करें कि ये एज सुन एज पॉसिबल अपनी लाइक उस जो वो कचरा उठाने वाली और वो लाइफ है उससे वो निकल के एक मुहज़्ज़ब शहरी की तरह लाइक अर्निंग स्टार्ट करें। और इसमें मैं ज़रूर ऐड ऑन करूँगा, स्टार्ट में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब हम लोगों ने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में प्रमोट किया था, क्योंकि पेरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यही हर्डल थी कि ये बच्चे कमाएंगे फिर कहाँ से। बट व्हाई प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल का ये था कि एटलीस्ट इन बच्चों की ग्रूमिंग उस लिहाज से लाइक बेहतर हो रही थी इन प्राइवेट स्कूल। हमने गवर्नमेंट स्कूल का लाइक जो हमारा पहला स्कूल था गुजरात का, वहाँ पे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल ही जा रहे थे, और वहाँ पे लाइक सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे थे कि गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर, कदरे बेहतर प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे इन बच्चों को एक उस तरह पढ़ाया जा सकता है कि ये बच्चे मार नहीं प्यार की मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा इन बच्चों का एक्सपेंडिचर्स पे कौन मीट करता है? सॉरी, एक्सपेंडिचर्स पे कौन मीट करता है प्राइवेट स्कूल के? प्राइवेट स्कूल के हम लोग खुद ही करते हैं। एज ए सेड अर्लियर कि हम लोग डिफरेंट अपने इवेंट्स के थ्रू, बेक एंड सेल हमारी एक मेन हमारा इनकम का सोर्स है, जिससे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। अब वो क्या है, हम लोग खुद घर से खाने पीने की चीज़ें बना के लेके जाके उस यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड कॉलेज में हम लोग सेल आउट करते हैं। उससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, हमें वॉलंटियर्स भी मिल जाते हैं, नंबर 2, हमारा जो एक्सपेंस है वो भी मीट हो जाता है। लाइक और घर वालों से वो वॉलंटियर काम भी लेते हैं, है ना? एग्जैक्टली वो खुद भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि वो शुरू से हमारी उन्होंने स्ट्रगल देखी है इस नोबल कॉज के लिए। नहीं, बट रहमान, मेरी थोड़ी तनकीद है इस पे, और वो ये है कि देखें, वी डू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्कूल्स का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपकी ये राय है कि जी वहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वहाँ पर क्यों ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेते? गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ पढ़ाने के एतबार से आपने कंटेनर खड़ा किया, आप स्ट्रीट चिल्ड्रन को लेकर आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आप सपोर्ट क्यों नहीं करते थे फिर ये? मैं डेफिनेटली बहुत इंकरेज करूँगा इस चीज़ को कि हमारे वॉलंटियर जो हैं, जो कि इतने स्किलफुल हो चुके हैं, वो जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके इसी तरह का स्किल सेट दें, उन बच्चों को प्रोवाइड करें। बट इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी जो कि लाइक गवर्नमेंट, हम सबको मिलकर चेंज करनी है। देखिए, आप मेंटालिटी की बात आपने की, जी प्राइवेट स्कूल बेहतर है, ज़रा मैं भी, यही मेरी भी राय है, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, बट ये राय हमें कहीं ना कहीं तो बदलनी है, बिकॉज एजुकेशन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर हम बच्चों को नहीं भेजेंगे उन इदारों में, और फिर हम ये कहें जी इदारे अच्छे नहीं, भेजेंगे तो बेहतर होंगे ना, बच्चे जाएंगे तो बेहतर होंगे, हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेहतर होंगे। आई विल रियली इनकरेज के मेरे वॉलंटियर जो हैं वो जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फ्री लॉन्चिंग एक्टिविटी जाके दें। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी हैव दिस प्लान कि हम लोग जरूर गवर्नमेंट स्कूल में जाके यही एक्टिविटीज जो है वहाँ पे दिया करेंगे। ज़रा इससे फिर होगा ये कि बर्डन थोड़ा सा कम आप पर हो जाएगा, क्योंकि ज़रा भी आप बच्चों को भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, बर्डन है। मैं थोड़ा सा हाजिर आपकी तरफ दोबारा भी आना चाहूँगा। ये तो ज़रा हम रहमान से बात ओवरऑल जो इनका ईच वन टीच वन फाउंडेशन है उसकी बात भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो इन्होंने बच्चों को सिखाया बिलखुसूस, मैं तो आई एम ग्लैड कि ई कॉमर्स की ट्रेनिंग, यानी अमेजोन में बच्चे में नजर आएंगे इंशाल्लाह काम करते हुए, कमाते हुए, और सोसाइटी के लिए बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए।
हाजरा आपका एक्सपीरियंस होंगे, जिस तरह रहमान का शुरू में इनको हर्डल्स आई, आप खुद आई, आपने देखा अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने एक्सप्लोर किया, आपने स्टार्ट किया, आपको पर्सनली कितनी हर्डल्स का सामना करना पड़ा फैमिली से या आपकी रूटीन से, कितना आपको चैलेंजिंग लगा और आपने कैसे ओवरकम पेरेंट्स किया? कितने सपोर्टिव थे आपके लिए? मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस काम के लिए, और मुझे मेरी रूटीन से इसको कोई नुकसान नहीं होता, और अपनी एजुकेशन के साथ में टाइम तो हर चीज़ के लिए निकालना ही पड़ता है, तो फिर उसके साथ मुझे कोई मुश्किलात नहीं होती। और शुरू में काफ़ी मुश्किलात थी इन बच्चों के साथ डील करने में, पर फिर आगे आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे काफ़ी ग्रूम हो गए थे। सही। अच्छा हाजरा, आपके बहन भाई या छोटे बच्चे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे नहीं पूछते कि पैसे वैसे तो मिलते नहीं, क्यों जाती हो, क्यों पढ़ाती हो? हाँ, ये बात अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि आपको वहाँ पे कोई पे नहीं करता, आप लोग क्यों जाते हो भाई वहाँ पे। तो अभी कोई इस कॉज को समझता ही नहीं है, तो हमने कहा हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ाते हैं। क्या बात है। खूबसूरत और बात ज़ाहिर है, है चूंकि इतनी ज़ाहिर छोटी सी है उम्र में। आपने खुद पढ़ा और आपने इसको अंडरस्टैंड किया कितना अहम था ये कि किसी ने स्टेप लिया फिर कारवां बनता चला गया, अब आप पढ़ भी रही हैं पढ़ा भी रही हैं। लेकिन हाजरा के ख्वाब क्या है ये हम ज़रूर हाजरा से आखिर में पूछेंगे। मेरा ख्वाब ये है कि मैं आर्मी की पायलट बनूं। माशाल्लाह, Okay. वेरी नाइस। और ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपका ये ख्वाब पूरा करे, आमीन, हमारी आमीन। दुआ है। ज़बरदस्त, मतलब 8th क्लास में और माशाल्लाह देखें आप Yes. उनका एम्बिशन इतने है। बड़े कॉज के लिए काम भी कर रही हैं। और आई थिंक रहमान का ऐसे ही है, यानी हाजरा ने ज़ाहिर अपना एम्बिशन बताया और जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं जब आप उनसे कोई बात करते होंगे पूछते होंगे तो ऐसे ही ख्वाब उनकी आंखों में भी नजर आते होंगे। एग्जैक्टली बहुत एम्बिशियस हैं ये बच्चे। Ambitious. स्टार्ट से ही हमें लाइक आइडिया हो गया था कि ये इनके अंदर इतना टैलेंट है जितना इवन हमारे अंदर भी नहीं था उस एज के अंदर। वो जितने भी वहाँ पे बच्चे हैं, लाइक मैं फिर हवाला दूंगा स्ट्रीट फैक्ट्री का, वहाँ पे बच्चे अब इस चीज़ पे आ चुके हैं कि हमने बड़े होके हमने अपनी फैमिली को तो सपोर्ट करना है, बट हमने यही काम ऐसे इनिशिएटिव का हमने भी आगाज़ करना है, हमने जो भी आगे बच्चे भी जाके बाहर स्किल हैं। सेट देने हैं। तो दिस इज़ व्हाट द रियल चेंज इज़। क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, मैं ये कहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी इज़ द ओनली वे टू ब्रिंग चेंज इन द कम्युनिटी। एग्जैक्टली और जी। इन बच्चों में इतना पोटेंशियल होता है लेकिन जाहिर है उनको मौके नहीं मिल पाते, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौके बड़े इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रहमान बहुत शुक्रिया, हाजरा आपका शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह करे आपके ख्वाब ज़रूर पूरा हो, आमीन। बल्कि उन तमाम बच्चों के ख्वाब पूरे हों। क्योंकि हम जब बच्चों की बात करते हैं, करोड़ों बच्चे इस वक्त हम देखते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में शुमार, इसमें 54% जो है वो लड़कियों की होती है। Yes. तो इन सबको तालीमी इदारों तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी, जैसे रहमान ने जिम्मेदारी उठाई कंटेनर स्कूल के थ्रू और अभी जिस तरह स्कूल सब के कर बाद, और ज़ाहिर है बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग, ताकि बच्चे कंट्रीब्यूट अपने लिए भी करें, अपने आप को अपलिफ्ट करें, फैमिली एंड देन ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। एनीवेज वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और ऑफ कोर्स हम सबको जनाब कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आज ही खिलाएंगे मुझे पकौड़े। यस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।